हेलो एंड वेलकम एवरीवन। प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे चीफ की दावत कहानी जो भीष्म सानी की है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा भीष्म सानी के बारे में जान लेते हैं। तो भीष्म सानी इनका जन्म हुआ था 1915 में और मृत्यु हुई थी 2003 में। ये हिंदी साहित्य के एक महान उपन्यासकार, नाटककार और अभिनेता थे जो मुख्य रूप से विभाजन की त्रासदी पर आधारित अपने काली उपन्यास तमस के लिए जाने जाते हैं। उन्हें 1998 में पद्म भूषण और 2002 में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता बलराज सानी जो थे वो उनके बड़े भाई थे। तो मैंने आपको भीष्म सानी के बारे में थोड़ा सा बताया, इसको ध्यान में रखना है। महत्वपूर्ण पॉइंट से आगे चलते हैं। जे हैं भीष्म सानी की कहानियाँ, तो इनको देख लेते हैं, ज़रूरी है क्योंकि हम कहानी पढ़ रहे हैं तो हमें उनकी कहानी, सारी कहानियों के नाम थोड़े याद होने चाहिए। गंगों का याया, गुल्लेबाज का लड़का, फैसला, चीफ की दावत जो आज हमने पढ़नी है, चीले, ओ हरामजादे, बाड़चू, अमृतसर आ गया, झूमर, दो गोरिया, त्रास, मरने से पहले, माता भी माता, साग मीठ, खून का रिश्ता, यादें, निमित, खिलौने, मेड इन इटली, भड़काओ, राम चंदानी, शोभा यात्रा, द्रोहर, लीला नंदलाल की, अनूठे साक्षात, भड़काओ, भाग्य रेखा। तो ये थी भीष्म सानी की कहानी। इसमें भाग्य रेखा, शोभा यात्रा, भड़काओ और ये इसमें और कौन सी है, पटरियाँ, जे इनके क्या हैं, जे इनके कहानी संग्रह हैं। आगे देखते हैं। ये भीष्म सानी जी के उपन्यास हैं। कौन कौन सा, इसमें एक हानुश भी है, वो यहाँ पर लिखा है हानुश, बसंती, मेरे साक्षात्कार, तमस, जरोखे, कड़ियाँ और हानुश भी एक इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो ये भीष्म सानी की कहानी चीफ के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पहले भीष्म सानी की प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी, ध्यान में रखना है, व्यंग्यात्मक कहानी है चीफ की दावत। मुख्य रूप से उनके कहानी संग्रह पहला पाठ, किसमें, पहला पाठ में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1956 है। ये कहानी परिवार में बुजुर्गों के प्रति स्वार्थपरक दृष्टिकोण और मध्यवर्गीय विडंबनों पर आधारित है। तो किस पर आधारित है ये कहानी, परिवार में बुजुर्गों के प्रति स्वार्थपरक दृष्टिकोण और मध्यवर्गीय विडंबनों पर आधारित है। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। अब आरंभ करते हैं चीफ की दावत कहानी जो भीष्म सानी के द्वारा लिखित है। आज मिस्टर श्यामनाथ के घर चीफ की दावत। क्या थी, चीफ की दावत। श्यामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत ना थी, मतलब कि वो बड़े बिजी थे। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। तो पत्नी ने क्या पहना था, पत्नी ने ड्रेसिंग गाउन पहना था। तो मिस्टर श्यामनाथ जो सिगरेट पर सिगरेट फूकते जा रहे थे। आखिरी 5 बजते तैयारी मुकम्मल हुई। ध्यान में रखना है कितने बजे तैयारी मुकम्मल हुई थी, 5 बजे। कुर्सियाँ, मेज, तिपाहियाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुँच गए। ड्रिंक का इंतज़ाम बैठक में कर दिया। इसमें क्या है, ड्रिंक भी शामिल थी। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा क्योंकि चीफ आ रहे थे। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। वो क्या अड़चन थी, माँ का क्या होगा। माँ जो थी वो उनके लिए सबसे बड़ी अड़चन थी। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया, ना ही श्यामनाथ का और ना उनकी धर्मपत्नी, उनका ध्यान गया। फिर मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। ध्यान रखना है ये किसने बोला था, श्रीमती ने बोला था।
पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि इसमें श्रीमती के कौन से कथन थे, श्रीमती ने क्या क्या कहा था और श्यामनाथ ने क्या क्या कहा था। ये ध्यान में रखना है। श्रीमती ने कहा था कि इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए। श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे, फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। कौन? वही जो उनकी पड़ोस वाली जो श्रीमती बोल रही थी कि इनकी सहेली के भेज, उसके लिए बोल रहे हैं, इनका फिर से यहाँ आना जाना हो। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही अपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जो वह सो गई और नींद में हराटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है, यहाँ लोग खाने खाएंगे, जो श्रीमती ने कहा था। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर लें, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठी रहे। और क्या, और जो सो गई तो फिर वो पूछ रहे, डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। श्यामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली ये बाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। ये श्यामनाथ कह रहे हैं। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। मिस्टर श्यामनाथ चुप रहे। ये मौका बहस का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। बहुत बड़ी समस्या थी उनके पास, माँ की समस्या आ गई थी। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाज़ा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से मैंने सोच लिया। क्या सोचा? और उन्हीं कदमों में माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी थी, दुपट्टे में मुंह सिर लपटे माला जप कर रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। वो बेचारी पहले से परेशान थी। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबीते से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा। बेटे ने कहा था कि माँ तुम जल्दी खाना खा लेना। माँ ने धीरे से मुंह से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसा भी हो, अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम जहाँ आ जाएं तो तुम गुस्लखाने के रास्ते बैठक में चले जाना। कितना घटिया बातें बोल रहे। माँ अवाक बेटे का चेहरा देखने लगी और फिर देर से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, जल्दी से सो जाना, तुम्हारे खराटों की आवाज़ दूर तक जाती है। एक और आर्डर हो गया माँ को। माँ लज्जित सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ, नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर श्यामनाथ ने इंतज़ाम तो कर दिया, फिर भी उनकी अधेड़-बुन ख़त्म नहीं हुई। इतना माँ को मतलब बोला, यहाँ पर रहना, वहाँ पर, माँ ने सब कुछ माना, फिर भी अभी उनके मन में क्या चल रही थी, कोई परेशानी, टेंशन अभी भी थी माँ की उनको। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर और उनकी स्त्रियाँ होंगी। कोई भी गुस्ल खाने की तरफ जा सकता है। शोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर ज़रा बैठो। तो माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आ बैठी। यूँ नहीं, माँ टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठती, ये खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार दी। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊँ पहन कर सामने आना। खड़ाऊँ क्या होती है? जैसे लकड़ी की चप्पल जैसी होती है, लकड़ी की होती है, उनको टप टप की आवाज़ आती है ऐसी। किसी दिन तुम्हारी ये खड़ाऊँ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगा और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथों में था। खूंटियाँ कमरों में कहाँ हवे जाएं।
बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेड की साइज़ की हो। श्यामनाथ की ये चिंताएं थी। श्यामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो ज़रा देखो, मतलब उसको ट्राई करके दिखा दो कि कैसा लग रहा है। आगे माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई और माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कहो, कोई कहे, अगर कहीं कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगा तो सारा मज़ा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा क्या पहना था माँ ने? सफ़ेद कमीज़ और सफ़ेद सलवार, ये भी ध्यान में रखना है। छोटा सा कद, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा है, ध्यान रखना उनका छोटा कद था, सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे जड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप गए थे। पल्ले में चुन्नी जो सर पे रखी थी उन्होंने, पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। मतलब बोल रहे हैं कि पहले से थोड़ी अच्छी लग रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ बुड़ियाँ हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये वाक़या श्यामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक कर बोले, ये कौन सा राग शेर दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या तल्लुक है। इससे अच्छा नहीं पढ़ाया होता जेवर बेच के। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लंडोरा तो नहीं लौट आया, जितना दिया था उसे दुगना ले लेना। मेरी वो बोलने लगी, बेचारी परेशान होगी कि मैंने क्या बोल दिया। मेरी जीभ जल जाए। माँ कहने लगी, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूँगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार माँ को हिदायत करते हुए क्या बोलने लगे, माँ रोज़ की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहिब इधर आ निकले, कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। आगे देखते हैं। मैं ना पढ़ी ना लिखी बेटा, मैं क्या बात करूँगी बेचारी। तुम कह देना माँ अनपढ़ है, तुम कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेजी को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती है। ये तो अमरीकी हैं। कौन थे वो साहब? अमरीकी, ध्यान रखना है। नाम मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाई वहीं बैठी रही। जैसे उनको बोला था कि कुर्सी ऊपर टांगे नहीं करनी है, ये कोई खाट नहीं है, तो वैसे बेचारी नीचे टांगे करके बैठ गई। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाया। हाँ, ये उनकी कामयाब पार्टी थी। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था। वार्तालाप बातचीत हो रही थी जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहिब को क्या पसंद आई? विस्की पसंद आई थी। मैम साहब को पर्दे पसंद आए। मैम साहब को देखो पर्दे पसंद आ गए और साहब को विस्की। ध्यान रखना है क्या पसंद आया था। सोफ़ा कवर का डिज़ाइन पसंद आया। मैम साहब को पर्दे पसंद आए और सोफ़े कवर का डिज़ाइन, और साहब को विस्की पसंद आई। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौड़ में ही चुटकुले और कहानियाँ कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने। किस तरह का गाउन पहना था? किस कलर का? काला गाउन पहने थे। कमरे में सजावट पसंद आई थी और स्त्री ने क्या पहना था? काला गाउन। गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेंट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियाँ जो थी वहाँ पर उनकी आराधना का केंद्र बनी हुई थी। सब उनको ही देख रही थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पीते 10:30 बज चुके थे। कितने बज चुके थे? 10:30 बजे तक वो पी रहे थे। आखिरी सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले।
आगे आगे शामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चीफ और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही शामनाथ सहसा ठिठक उठे। क्यों? क्योंकि बरामदे में उनको याद आ गया कि मेरी माँ है। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरण होने लगा। बरामदे में इन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर यूं ही त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खराटों की आवाज़ आ रही थी। माँ को नींद पड़ गई थी बेचारी को। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थम जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर से खिसक आया था और माँ के जरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही शामनाथ क्रुद्ध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी से धकेल दे। वाह, मगर ऐसा करना संभव ना था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। चीफ थे इसके लिए, नहीं तो पता नहीं कर भी देता। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी और इतने में चीफ ने धीरे से कहा पोजियर, मतलब क्यों हंस रहे हो? देसी स्त्रियां हंसने लगी। माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते ना बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और ज़मीन को देखने लगी। बेचारी शर्म आने लगी उनको। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों में उंगलियां थरथर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही हो? ये कौन लगा? शामनाथ लगे बोलने और खिसियाई हुई नज़रों से शामनाथ चीफ के मुंह की ओर देखने लगा। चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ से झिझकते हुए, अपनों में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े। माँ एक हाथ बट्टे के अंदर मालों को पकड़े हुए थी, दूसरा बाहर ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाए। शामनाथ इस पर भी हिन हो उठे। शामनाथ सोच रहे होंगे कि अच्छे से दोनों हाथ जुड़ा के नमस्ते करे। इतने में चीफ ने अपना दायां हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया और माँ भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ, वो कहने लगे माँ हाथ मिलाओ, पर माँ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो मालना थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहिब के दाएं हाथ में रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू? कहो माँ, मैं ठीक हूँ, हैरियत से हूँ। तो वो कह रहे हैं कि शामनाथ बोल रहे हैं कि इसका उत्तर दो कि मैं हैरियत से हूँ। माँ को बता रहे हैं। माँ कुछ बड़बड़ाए। माँ ने बेचारी ने कहा होगा अपने से कुछ। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से संचाते हुए बोली, हो डू डू। बेचारी एक बार फिर कहका उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहिब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहिब अपने हाथों में माँ का हाथ अभी पकड़े हुए और माँ सिकुड़ी जा रही थी। साहिब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है। शामनाथ बताने लगे साहिब को माँ के बारे में। उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। साहिब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। ध्यान रखना। चीफ खुशी से सिर खिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहिब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत। तुम्हें तो कितने ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहिब ने इतना जिद से कहा, नहीं गाओगी तो साहिब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, अब क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्र अनारा ने। वो रहा है कि दो पत्र अनारा ने, वो सुना दो। देसी अफसर उनकी स्त्रियों ने इस जगह पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेशवरी लिहाज में कहा, माँ, इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लग जाती आवाज़ में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी।
बहुत महत्वपूर्ण गीत है। हरियाणी माए हरियाणी बहने, हरिया ते बागी बरिया। देसी स्त्रियां हिल हिला के हंस उठी, 3 पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहिब तालियां पीटना बंद ही ना करते थे। श्यामनाथ की प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहिब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है? साहब ने पूछा कि पंजाब के गाँव की क्या दस्तकारी है, वो क्या बनाते हैं अपने हाथों से? श्यामनाथ खुशी से झूम उठे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहिब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। कैसा लालची है मतलबी। आगे देखते हैं। मगर साहिब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में पूछा, नहीं मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है और औरतें क्या बनाती हैं? श्यामनाथ कुछ सोचते हुए, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियाँ बनाती हैं। लड़कियां क्या बनाती हैं? गुड़िया और फुलकारियाँ। फुलकारी क्या? साहिब पूछने लगे, फुलकारी क्या होता है? श्यामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? क्योंकि वो बता रहे थे, साहिब को नहीं समझ आई, तो फिर उन्होंने बोला कि हम कुछ दिखाते हैं आपको फुलकारियाँ, जिससे आपको पता चलेगा। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहिब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे। तागे मीन दागे, और कपड़ा फटने लगा था। साहिब की रुचि को देखकर श्यामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहिब, मैं आपको नई बनवा दूंगा। माँ बना दोगी क्या? क्यों माँ, साहिब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में तोड़ते हुए श्यामनाथ साहिब को बोले, ये ज़रूरी बना देंगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहिब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज़ की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई, तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नज़रें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छलछल आंसू बहने लगे। उनको ये एहसास होने लगा कि मैं क्यों दिख गई उनको सोते हुए। वह बेचारी परेशान हो गई। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुतेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे की चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता श्यामनाथ के बीच छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खड़कने की आवाज़ आ रही थी। मतलब रात हो गई थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खड़कने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। बेचारी परेशान हो गई, हड़बड़ाकर उठ बैठी। क्या मुझसे कोई भूल होगी? माँ कितनी देर में अपने आप को कोस रही थी। क्यों उन्हें नींद आ गई? क्यों मैं उगने लगी? क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? या डर गई कि मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। वाह, ओ मम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहिब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ मम्मी, ओ मम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। श्यामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशनी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? श्यामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था, बोलते हुए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खाना खा पहन लिया। मैंने अपना खा पहन लिया। अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान का नाम लूँगी। तो मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? देखो इधर भी कितना स्वार्थी दिख रहा है। इधर भी
इधर इसका स्वार्थ छिपा था कि चली जाएगी तो फुलकारी कौन बनाएगा, उनके साहब को कौन खुश करेगा। ये थी उनकी स्वार्थ। तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहिब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहिब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहिब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश हो गया था। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेंगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती हैं। जो साहिब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा, धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुंह खिलने लगा। देखो अपनी संतान में ही माँ बाप की खुशी होती है, खुश लगी होने की मेरे बेटा अफसर बन जाएगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहिब को खुश रखूँगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। मान गई बेचारी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगी। और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर झूम गए। तो ये थी चीफ की दावत जो कहानी थी, ये संपूर्ण हुई। तो अब इससे आगे कल देखेंगे कौन सी कहानी हम करेंगे। आप प्लीज़ हरमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक भी ज़रूर करना। और कोई त्रुटि रह गई होगी या कुछ आपको पूछना होगा तो कमेंट में आप लिख सकते हो। बाय, टेक केयर।